नमस्कारम। मैं एसपी श्योरान आपका स्वागत करता हूं रीट परीक्षा के लिए मनोविज्ञान की शानदार टेस्ट सीरीज में। यूनिट 1 का टेस्ट नंबर 3 है वृद्धि और विकास में वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं, 11 और 18 सितंबर को। एक और महत्वपूर्ण बात, टेस्ट नंबर 4 जो होगा वो होगा 2 अक्टूबर को और टेस्ट नंबर 5 जो होगा वो होगा 9 अक्टूबर को। और ये दोनों टेस्ट यूनिट 1 अर्थात यूनिट 1 संपूर्ण से होंगे, जिसको आपको 2 बार रिवीजन करने का अवसर मिलेगा। हमारे जो यूट्यूब चैनल है आरपीएससी टॉपर विद एसपी, इसकी कम्युनिटी को आप प्रतिदिन देखें, क्योंकि वहाँ पर हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं। इम्पोर्टेंट नोट्स भी हम बहुत जल्द अपलोड करना शुरू करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी वहाँ आपके लिए होती है। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी पर 31, 32, 33 ऐसे लगभग 45 तक लिख लीजिए और फिर इनके आगे ये क्वेश्चन क्रमांक हैं, जो भी आंसर हो वो लिखें और आप बताएं कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इससे पहले हम 30 क्वेश्चन बाकी पिछले 2 टेस्टों में कर चुके हैं। मैं केवल सवाल बोलूंगा, आप ऑप्शन को अपनी कॉपी में लिखते जाएं। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। यह परिभाषा किसकी है? 32। वंशानुक्रम संबंधी विशेषताओं और गुणों के वास्तविक वाहक और निर्धारक कौन हैं? संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक कौन है? 34। बालकों के लिंग निर्धारण के लिए कौन सा विकल्प सही है? बालक के, बॉय। 35। विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किस विकल्प में दिया गया है? 36। वंशानुक्रम से संबंधित असत्य कथन को चुनें। 37। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ को विकसित करते हैं। यह कथन किसका है? 38। वंशानुक्रम के प्रभाव से संबंधित केलिकोक परिवार का अध्ययन किसने किया था? 39। पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृकों के अलावा हर वस्तु को प्रभावित करती है। यह परिभाषा है। 40। व्यक्तित्व के विकास के लिए कौन वंशानुक्रम को अधिक उत्तरदायी मानता है? 41। वंशानुक्रम के
किस नियम के अनुसार एक पीढ़ी के गुणों और विशेषताओं के संक्रमण हेतु औसत की ओर जाने की स्वाभाविक आंतरिक प्रवृत्ति पाई जाती है? 42। जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में हैं, परंतु इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है? 43। डीएनए का पूरा नाम क्या है? 44। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। और आज के टेस्ट पेपर का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? आपके 31 से लेकर 45 के बीच में कितने क्वेश्चन सही हुए, अब देखते हैं आंसर की के माध्यम से। यह आज का टेस्ट की सूचना है। इससे पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं। चौथा और 5वां टेस्ट यूनिट 1, पूरी यूनिट 1 का होगा 2 और 9 अक्टूबर को। और आप हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी को डेली ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ डेली क्वेश्चन और आंसर, इम्पोर्टेंट नोट्स और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हम प्रकाशित करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके आंसर की। 31 का क्वेश्चन था कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम है। यह परिभाषा थी जेम्स ड्रेवर की दी गई है। वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका जो है अधिगम में या वृद्धि और विकास में क्या है, यह आपका पाठ्यक्रम का टॉपिक है, तो परिभाषाएं इस टॉपिक में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 32। वंशानुक्रम संबंधी विशेषताओं और गुणों का वास्तविक वाहक और निर्धारक कौन है? सही आंसर होगा पितृएक। जो वास्तविक वाहक और निर्धारित होते हैं वो होते हैं पितृएक। संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता जो है वो माना जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का निर्धारक है। 34। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ी सी भी आपने यदि अपने ध्यान को भटकाया तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। बालक अर्थात बॉय के लिंग निर्धारण में कि माता और पिता के संसर्ग के पश्चात बालक या होगा या बालिका होगा, वो किससे निर्धारित होगा? विकल्प सी, पुरुष जो है उसका एक वाई वंशसूत्र और महिला का एक्स वंशसूत्र जो है वो बालक का निर्धारण करते हैं, उसके लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो बालक लड़का होगा। यहाँ गौर करें, पुरुष में जो होते हैं वो एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ये पुरुष के गुणसूत्र इस वाई से तय होता है। क्वेश्चन नंबर 35। विकास का आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन किस विकल्प में दिया गया है? बहुत ही अवधारणात्मक सवाल है, विकल्पों को ध्यान से पढ़ना था, नहीं यह क्वेश्चन गलत हो सकता है। आप इन 2 विकल्पों में निश्चित रूप से कंफ्यूज हुए होंगे। पहले बात करते हैं विकल्प बी की। आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि कोई कितना विकसित होगा। इसका अर्थ ये निकलता है कि यदि आपके डीएनए में जो आ गया है तो आप उतना विकसित हो ही जाएंगे, उससे कम या ज्यादा नहीं। अर्थात यहां बात चल रही है, तथ्य की बात कर रहा है, जबकि आनुवांशिकता ऐसा नहीं है। सही आंसर होगा विकल्प ए। तो क्यों होगा वो देखते हैं। आनुवांशिकता निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है,
किया जा सकता है, यहाँ संभावना की बात चल रही है। और कोई कितना विकसित होगा, किस सीमा तक होगा, वो उसके वातावरण से भी तय होगा। कहने का मतलब है आनुवांशिकता एक सीमा का निर्धारण करती है कि इस सीमा के अंदर व्यक्ति का निर्धारण हो पाएगा, लेकिन वो यहां तक जाकर सीमित रहेगा या इतना विकसित हो जाएगा या इतना होगा, वो जो है वह तय होता है उसके वातावरण से। तो इसे समझ लीजिए, आनुवांशिकता जो है वह निर्धारित करती है कि किसको कितना विकसित किया जा सकता है। संभावना के बारे में वह चर्चा करती है। यहां ये कितना विकसित होगा, यह तथ्य है कि वो इतना विकसित हो ही जाएगा। वंशानुक्रम से संबंधित असत्य कथन को चुने। अच्छा सवाल था कि वंशानुक्रम जो है, हेरिडिटी, आनुवांशिकता भी जिसको कहते हैं, उससे संबंधित आपको झूठ कथन को चुनना था। सही आंसर है डी। जबकि जुड़वा बालकों के जन्म में योगदान, शारीरिक गठन में योगदान, गुण व दोषों के निर्धारण में योगदान, ये सभी वंशानुक्रम से तय होते हैं। जबकि रुचि, पसंद, नापसंद, अभिवृत्ति और मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाओं का समुच्चय, ये वंशानुक्रम से तय नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 37। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ को विकसित करते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन जीन पियाजे का है, जो ये कहते हैं कि बालक जो हैं वो अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हैं और उसी से उनकी समझ अर्थात अंडरस्टैंडिंग विकसित होती है। 38वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वंशानुक्रम से संबंधित कुछ प्रमुख मनोविश्लेषणवादी हुए हैं जिन्होंने शोध किए हैं। यहाँ सवाल पूछा था केलिकोक परिवार का अध्ययन किसने किया था? सही आंसर है गोडार्ड जो हैं उन्होंने केलिको परिवार के सदस्यों का, उनके गुणों का अध्ययन किया और उसके पश्चात उन्होंने निष्कर्ष निकाला। जबकि डगडेल जो हैं इन्होंने ज्यूक परिवार का अध्ययन किया था। डगडेल ने ज्यूक जो है उस परिवार का अध्ययन किया था। फ्रांसिस गाल्टन ने भी अध्ययन किया। उन्होंने जो प्रतिष्ठित परिवार हैं और निम्न स्तर के जो परिवार हैं उनका अध्ययन किया और इस अध्ययन से उन्होंने निष्कर्ष निकाला, गाल्टन ने, कि बुद्धि और व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं वो रक्त के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। यह किसका अध्ययन का निष्कर्ष था? फ्रांसिस गाल्टन के निष्कर्ष का अध्ययन था। डगडेल ने ज्यूक परिवार के सदस्यों का अध्ययन किया और गोडार्ड ने केलिकोक परिवार के सदस्यों का अध्ययन किया। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यहाँ शामिल हो गए हैं। अगला क्वेश्चन 39। पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृकों के अलावा हर वस्तु को प्रभावित करती है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। एनोस्टसी की यह परिभाषा है जो ये कहते हैं कि पर्यावरण जो है, वातावरण, इन्वायरमेंट, वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के पैतृकों अर्थात उसकी आनुवांशिकता, हेरिडिटी, डीएनए के अलावा हर वस्तु को प्रभावित करती है। इसका यह निष्कर्ष भी निकल जाता है कि पर्यावरण जो है वह आनुवांशिकता को बदल नहीं सकता। ठीक है ना, ये गौर करें, पर्यावरण जो है, वातावरण जो है, वह आनुवांशिकता जो मूल रूप से आ गई है उसको बदल नहीं सकता है, क्योंकि आनुवांशिकता जो है वह स्थिर होती है। हमने कम्युनिटी पर एक सवाल पूछा था, उसकी भी मैं अभी चर्चा करता हूं। कल ही हमने जो है 24 सितंबर को हम प्रतिदिन जो है हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी पर क्वेश्चन अपलोड करते हैं। वहां मनोविज्ञान का यह क्वेश्चन नंबर 59 था। इससे पहले 58 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। हमने सवाल पूछा था, वंशानुक्रम को सामाजिक संरचना माना जाता है। वंशानुक्रम कैसी सामाजिक संरचना है? तो वंशानुक्रम जो है वह स्थिर सामाजिक संरचना है और आश्चर्यजनक ढंग से केवल 4% लोगों ने ही स्थिर विकल्प को चुना है। इसे समझिए, वंशानुक्रम, आनुवांशिकता, हेरिडिटी या डीएनए, वो जो भी होता है वह स्थिर होता है, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वो जो भी आपको मिल गया है, आपके पूर्वजों का जो भी मूल तत्व हैं, आपके माता पिता के माध्यम से आपको मिला है,
वो स्थिर है, स्टेबल है। अर्थात वंशानुक्रम एक स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन ये कहता है, व्यक्तित्व के विकास के लिए कौन वंशानुक्रम को अधिक उत्तरदायी मानेगा? निश्चित रूप से जो व्यवहारवादी हैं वो ये कहेंगे कि वंशानुक्रम जो है वही निर्धारक है, जो आपको मिल गया है वही आपके जीवन का निर्धारक है। व्यवहारवादी जो हैं वो वातावरण को महत्वपूर्ण मानेंगे। संज्ञानवादी हैं जो सीखने को महत्वपूर्ण मानेंगे। और गेस्टाल्टवादी तो निश्चित रूप से सूझ का सिद्धांत पर बल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वंश क्रम के कुछ नियम हैं। उन नियमों के अनुसार एक पीढ़ी के गुणों और विशेषताओं का के संक्रमण हेतु औसत की ओर जाने की स्वाभाविक आंतरिक प्रवृत्ति पाई जाती है। वंशक्रम के नियम प्रमुख रूप से माने जाते हैं, 3-4 नियम हैं। जो प्रत्यागमन का नियम है वह यह कहता है कि एक पीढ़ी के गुणों और विशेषताओं के संक्रमण हेतु औसत की ओर जाती है। जो भी एवरेज होता है किसी भी व्यक्ति के पूर्वजों का, वह बच्चे में हस्तांतरित हो जाता है। यह कहता है प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम यह कहता है कि जो व्यक्ति जैसा है उसकी जो पीढ़ी होगी, उसकी जो संतान होगी वो वैसी ही होगी। विभिन्नता का नियम यह कहता है कि हो सकता है कि एक बुद्धिमान माता पिता की जो संतान है वो बुद्धिमान नहीं हो, कम बुद्धिमान वाली हो। क्वेश्चन नंबर 42, जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में हैं, परंतु इन गुणों का प्रकट होना पर्यावरण पर निर्भर करता है। बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है मैकाइवर व पेज की, जो ये कहते हैं कि जीवन के सभी गुण वंशानुक्रम में हैं, परंतु इन गुणों का प्रकट होना, वो प्रकट हो पाएंगे, विकसित हो पाएंगे, ये किस पर निर्भर करेगा? पर्यावरण पर, अर्थात वातावरण पर निर्भर करेगा। यह मैकाइवर व पेज की बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसके बाद यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 का, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। 44, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। केवल एक कोश से मनुष्य जीवन का आरंभ घटित होता है। 45, निम्नलिखित में के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? सही आंसर होगा शारीरिक गठन। इसे समझिए कि विकास को आकार देने में शारीरिक गठन की भूमिका नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि 6 फुट का व्यक्ति भी बहुत बेवकूफाना बातें करता है, बेवकूफाना हरकतें करता है। वही हम देखते हैं कि कुछ लोग जिनका शारीरिक वृद्धि सही ढंग से नहीं हुई है, जिन्हें हम जिनकी हाइट जो है वो 3 फुट 3.5 फुट के आसपास रह जाती है, लेकिन उनका विकास जबरदस्त हुआ है। जैसे हमारे यहाँ आईएएस अधिकारी हैं एक आरती डोगरा, उनकी हाइट है वो 3-3.5 फुट ही है, लेकिन वो एक आईएएस के रूप में चयनित हुई और अपनी सेवाएं दे रही हैं। बीकानेर की, अजमेर की कलेक्टर भी रही हैं वो। तो कहने का मतलब है शारीरिक गठन, अर्थात किस व्यक्ति के शरीर की वृद्धि कितनी हुई है, उसकी हाइट क्या है, उसका वजन कितना है, यह तय नहीं करेगा विकास को आकार देने में। अर्थात विकास कितना होगा उसको शारीरिक गठन निर्धारित नहीं करेगा, जबकि पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति और शिक्षा की गुणात्मकता, यह विकास को शेप देने में, विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये कि आप प्रतिदिन जरूर जरूर हमारे YouTube चैनल की कम्युनिटी को देखें। वहाँ हम प्रतिदिन एक सवाल मनोविज्ञान, एक सवाल राजस्थान जीके का अपलोड करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी हम रीट परीक्षा के संदर्भ में अपलोड करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आपके क्या सुझाव हैं? जरूर आपके सुझाव हम तक पहुँचाएँ, और साथ ही हम हमारी कम्युनिटी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आप तक पहुँचाते हैं। तो आरपीएससी टॉपर विथ एसपी इस यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पर प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ रीट परीक्षा से संबंधित बहुत ही उपयोगी सामग्री मिलेगी। उसे आप जरूर हर दिन देखें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं एसपी शिवरान आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें और आपका कोई सुझाव है, कोई प्रतिक्रिया है तो वो भी हमें कमेंट के माध्यम से अवगत करवाएं। धन्यवाद।